नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर। आज नेशनल वॉइस में चर्चा का विषय है पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने पुतिन के सामने फिर यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया और शांति का संदेश दिया। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होने वाली है। किन मुद्दों पर हो सकती है बात, करेंगे इसी विषय पर विद्वानों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। रूस के कजान शहर में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। इस द्विपक्षीय बातचीत में रूसी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा कहा कि पीएम मोदी भी ठहाका लगाने लगे। साथ ही द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने भारत की ओर से हर संभव मदद की पेशकश की। वैसे कजान में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। क्या होगा इस बैठक में, विश्व की निगाहें लगी हुई हैं। किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा, जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं कजान में महामुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को रूस के हेरिटेज शहर कजान पहुंचे। कजान एयरपोर्ट पर तारस्तान गणराज्य के प्रमुख रुस्तम मिन्नीखानोव ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। उनके जबरदस्त स्वागत और भव्य सत्कार के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। कजान पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत रूसी समुदाय के लोगों ने कृष्ण भजन के साथ किया। साथ ही उन्हें पारंपरिक रूसी व्यंजन चकचक और कोरोवाई रोटी से भरी प्लेटें परोसी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसमें दिख रहा है कि उनके स्वागत में खड़ी चमकीले रंग के कॉस्ट्यूम में महिलाएं हाथ में चकचक और कोरोवाई रोटी पकड़े हुए थी। पीएम मोदी और बाकी देशों से आए नेताओं को पड़ोसी के व्यंजन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से अहम है। आपको बताएं कि पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का जिक्र करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा कहा कि पीएम मोदी अपनी हंसी नहीं रोक सके और खिलखिला उठे। दरअसल द्विपक्षीय वार्ता के बीच पीएम मोदी हिंदी और राष्ट्रपति पुतिन रूसी भाषा में बोल रहे थे। दोनों नेताओं की बातों को रूसी और हिंदी में अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेटर मौजूद थे। इसी दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा, भारत और रूस के संबंध इतने मजबूत हैं कि मुझे लगता है कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर की मदद से ही समझ सकते हैं। पुतिन की इस टिप्पणी पर पीएम मोदी खिलखिला उठे। आइए पहले आपको ये छोटा सा सुखद वीडियो क्लिप दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। तो आपने सुखद वीडियो क्लिप देखा जो संबंधों को परिलक्षित करता है कि चेहरे और भाव के द्वारा रूसी राष्ट्रपति ने ये बातें जो कही, ये इसका मतलब, इसका पर्याय ये है कि सिर्फ भाषाएं ही नहीं, चेहरे और भाव के द्वारा ही आप वो सारी बातें पढ़ ले रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध की बात छेड़ी। उन्होंने दोहराया है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का हाल शांति से ही निकलेगा। भारत इसमें हर संभव मदद देने को तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के मुद्दे पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की पूर्ण समर्थन करते हैं। सुनिए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत, क्या कह रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह
समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर तो आपने सुना कि किस तरह से शांति का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से बात की और इस मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध की भी बात हुई। पीएम मोदी और पुतिन के मुलाकात के बाद एक और अच्छी खबर आई और वह खबर थी पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुलाकात की। वैसे यह मुलाकात आज होने वाली है, लेकिन इस मुलाकात की केवल अटकलें लग रही थी। कारण था 2020 में उत्पन्न सीमा पर गतिरोध। लेकिन समिट से पहले चीन ने भारत के साथ इस बात पर राजी हो गया, समझौता किया कि वह 2020 के पहले जैसी स्थिति सीमा पर बहाल करेगा। इस बैठक की उम्मीदें तभी से जगने लगी थी। अब आज बैठक होने वाली है। आज विद्वानों से इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस जो मुलाकात होने वाली है चीन के राष्ट्रपति के साथ, इसमें क्या बात हो सकती है, क्या इसमें कितनी चाल हो सकती है बात में चीन के, और भारत उसको कितना समझ पाता है, यह भी देखने वाली बात है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान अभी तक जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, अतुल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत हम शुरू कर रहे हैं। अतुल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, आपके साथ। अतुल मिश्रा जी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत हो गई, शांति का संदेश भी हो गया और स्वागत बहुत भव्य तरीके से हुआ। चूंकि पारंपरिक मित्र हैं तो स्वागत तो होना ही था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो चीन के साथ बैठक हो रही है, द्विपक्षीय वार्ता होगी, इसमें क्या होगा और क्या एक सवाल और भी इससे जुड़ा हुआ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर ब्रिक्स में अपने हिमायती देशों को लाने के लिए चीन आतुर है, तो इस बैठक का मतलब क्या है? प्रतिद्वंदता तो है ना जी। देखिए कुशवाहा जी, 2006 में जब इसका गठन हुआ था जी, तो इसमें खाली 4 ही देश शामिल थे, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चाइना। 2010 के बाद ये स्थिति आ गई कि दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, ईरान और यूएई इसमें शामिल हुआ। कहीं ना कहीं इस ग्रुप का, इस गठन का मान लोगों ने समझा। और चाइना की बात आप लेकर आ रहे हैं कि वो अपने लोगों को इसमें शामिल करना चाहता है, तो क्या चाइना इतना बलशाली हो गया कि वो जो कहेगा वो माना जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप चाइना की स्थिति को इससे समझ लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी कजान की धरती पर पैर रखते हैं और उधर से चाइना को मजबूर होना पड़ता है कि एलओसी पर अपनी स्थितियों को उसने वापस खींचना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं भारत की अहमियत को उसने समझा और वो समझता है। क्या कारण है कि रशिया के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि मैं जब बोलता हूं तो मेरे चेहरे के भाव से मोदी जी सब कुछ समझ लेते हैं। आपने खुद कहा कि मोदी जी ठहाका लगा के हंसे, और आपने दोनों के चेहरों को रीड किया होगा कि जितनी भी बातचीत है एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। आप ये मान के चलिए। और उसके बाद में देखिए कहा क्या, जो वैश्विक विकास एजेंडा है इनका, उस पर बातचीत हुई, बहुपक्षवाद पर बातचीत हुई, जलवायु परिवर्तन पर बातचीत हुई, आर्थिक सहयोग पर बातचीत हुई, लचीली आपूर्ति निर्माण पर बातचीत हुई, और सांस्कृतिक उस पर भी बातचीत की गई, जन जुड़ाव को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। ये जो मुद्दे हैं ये हमारे प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री के दिमाग की उपज है, और इस चीज को रशिया के राष्ट्रपति जी जानते हैं। और चाइना इस चीज को समझता है कि आज की स्थिति में, मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, हरियाणा का जब चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव के बाद में
भारतीय प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो बिल्कुल निखर के आ चुकी है। जो लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं डोमिनेट हल्की सी हुई थी। आपने बॉडी लैंग्वेज भी उनकी देखी होगी कि जिस समय रचा में थे उस समय पर बॉडी लैंग्वेज को आप अगर थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों चीजों में अंतर दिखाई देगा। तो चाइना इस चीज को कहीं ना कहीं समझता है कि ये नरेंद्र मोदी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं और रशिया इनके पक्ष में है। और इसी को लेकर देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उन्होंने कहा मैं शांतिपूर्ण समझौता चाहता हूं और पिछले कई समय से मोदी जी इस चीज पर बातचीत भी कर रहे। 3 महीने में दूसरी मुलाकात है और रशिया के राष्ट्रपति इस चीज को जानते हैं कि मोदी जी इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। टेलीफोनिक बातचीत भी होती रही और इन चीजों का नतीजा निश्चित अच्छा पड़ेगा। और चाइना कहीं ना कहीं देखिए एलओसी पे भी झुका है और चीजों पर भी झुकेगा। एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो बातें हुई हैं चाइना के लिए या फिर रसिया के राष्ट्रपति जो हैं पुतिन से जो बातें हुई हैं, उनमें एक चीज मार्के की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हर संभव मदद करेंगे, मदद लेंगे नहीं, मदद करेंगे शांति समझौता और अन्य मुद्दों पर। तो इससे अपने भारत की स्थिति का हम आकलन करें क्या कि हम विकसित राष्ट्रों को भी मदद करने के लिए तैयार हैं? कुशवाहा जी, आप इस स्थिति को समझिए। जब यूक्रेन में और रशिया में युद्ध हुआ तो हमारे देश की स्थिति ऐसी बन गई थी कि हमारे भारत का झंडा लेकर अगर कोई निकल रहा था तो उसको रोका नहीं जा रहा था। वहां से शुरू कीजिए आप अपनी स्थिति को कि यहां से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम अपने भारतीयों को वापस लाएंगे और भारतीयों को नहीं, भारतीयों के अलावा पाकिस्तानियों को भी उन्होंने वापस किया, वो देश से वापस लाए। तो इस चीज को चाइना समझ चुका है कि आज वो भारत नहीं है जो पिछले 11 साल पहले का भारत था। कुशवाहा जी, आज वो भारत नहीं रह गया है। भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की रक्षा, भारत का हर चीज लेकर आप चलिए। आप जनसंख्या पर मत जाइए कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो है आप व्यापारिक समझौते और इस तरीके के समझौते। लोगों का माइंड सेट बदल चुका है भारत को लेकर। माइंड सेट से मेरा मतलब क्या है, वो चीज को समझ चुके हैं कि भारत रक्षा में भी सक्षम हो चुका है, आर्थिक स्थिति पर भी सक्षम हो चुका है। एक प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि मैं 5वीं आर्थिक शक्ति से 3री आर्थिक शक्ति बनूंगा और 2027-28 में बन जाऊंगा, तो जनता को विश्वास है, तभी तो बार बार सीट पर ला रहा है। तो चाइना इस चीज को नहीं समझ सकता है। चाइना खुद इस चीज को समझता है और आज भारत की ही वजह से चाइना को उस स्थिति पर लाकर बैठाल दिया है कि वहां की आर्थिक स्थिति, वहां की जीडीपी को आप कुशवाहा जी देखिए एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गई। और इनका आप देखिए मतलब जो इन्होंने अपने वहां पर आवास बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, उसको भी आप देखकर चलिए आज वहां कोई खरीदने वाला नहीं बचा। जी जी। तो इसके पीछे हमारे भारतीय प्रधानमंत्री का दिमाग है और इस दिमाग को चाइना समझता है। तो चाइना हमारी समझ तो ये है कि हमारे साथी जो बैठे वो इस चीज को मानेंगे कि आज वो स्थिति नहीं कि चाइना आंख दिखाकर बातचीत कर सके। और मोदी जी ने बात कही भी थी कि मैं आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा, ना आंखें मिलाकर बात करूंगा, ना आंखें झुकाकर बात करूंगा। कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, हम आपके पास आना चाहेंगे। थोड़ी कुछ और ज्यादा क्वेश्चन हम कर लिए अतुल मिश्रा जी से, थोड़ी देर बाद आए, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। लेकिन सवाल बड़े गूढ़ होंगे आपसे। सवाल ये है कि अब चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, चीनी राष्ट्रपति और पीएम मोदी बैठेंगे। मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है संभावित? जी, आप सभी को प्रणाम कुशवाहा जी। देखिए, इसको अगर जैसे कि ब्रिक्स सम्मेलन को देखा जाए तो आप पहले सबसे पहले स्वागत से शुरू करें तो स्वागत में देखिए वहाँ की जो 56% जो आबादी जो रिप्रेजेंट करते हैं उस समाज ने आकर के और वहाँ की अपनी ट्रेडिशनल मिठाई खिला करके मोदी जी का स्वागत किया। और दूसरा देखिए जैसे कि मतलब हमारा एक तरह से पारंपरिक पहले से सहयोग का रिश्ता और दोस्ती का रिश्ता रूस के साथ पहले से रहा है। राज कपूर के समय से जैसे जितनी फिल्में हमारे यहाँ जो होती थी तो जितनी यहाँ चलती थी उतनी रशिया के अंदर चला करती थी, तो उसी मतलब रिश्ते को बरकरार देखे रखा गया है।
और रशिया के साथ में देखिए जो हमारे ट्रेड टाइज है वो भी पहले से मजबूत है। हम जैसे पहले उन्हें हथियार भी उनसे लेते रहे, कुछ और करते रहे, और जैसे हमारी बहुत बड़ी कई कंपनीज हैं, जैसे कि स्टेट ओन कंपनीज हैं जिनका प्रेजेंस है। तो देखिए अभी सबसे पहले से मैं बताता हूँ, जैसे कि जो मतलब पुतिन के साथ जो बातचीत हुई, तो उसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपकी जान से कि उसमें देखिए जैसे कि हमारे क्या है कि न्यूक्लियर कुछ प्रोजेक्ट थे जिसमें कि रशिया की मदद से और वो की जा रही थी। तो उसमें करीब 3 परियोजनाएं जो थी वो बची पड़ी थी, तो उनको पूरा करने की बातचीत थी। दूसरा और कई बड़ी परियोजनाएं हम लोग वहां शुरू कर रहे हैं। तो पीएम मोदी का मतलब ये था कि हम सहयोग करेंगे, तो मतलब ये कि दोनों जगह पे, रशिया में और यूक्रेन में, दोनों जगह पे हमारी ट्रेड की बहुत भारी प्रेजेंस है। मतलब कई जैसे अगर ये है कि जैसे आंकड़ों के तो कई बिलियन डॉलर्स का मतलब बहुत भारी इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। और अगर वहां से अगर वो खींच लिया जाता है तो ये समझ के चले कि बहुत भारी मुसीबत दोनों कंट्रीज के लिए हो जाएगी। पहली बात ये। दूसरी सबसे बड़ी बातचीत थी कि अब ट्रेड टाइज को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए मैं मतलब हमेशा एक बात बोलता रहा हूँ, अर्थ के बिना सबकी अर्थहीन है। चाहे मतलब कहीं पर किसी व्यक्ति विशेष की अगर बातचीत करें, उसके पास भी अगर पैसे कमी अगर हो गई तो वो कहीं ना कहीं चीजें जो है अपनी ठीक तरीके से सुचारू ढंग से चला नहीं पाएगा। तो उसी तरीके देखिए ट्रेड टाइज को और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने एक चीज और बताई कि कजान में भारत का वाणिज्य दूतावास, वाणिज्य ऑफिस जो है वो खुलेगा, मतलब ट्रेड ऑफिस जो है वो खुलेगा, जिससे कि वहां की जो ट्रेड फैसिलिटेशन है उसमें आसानी होगी और उसे बेहतरी मिलेगी। तो एक चीज ये होगी। दूसरा जैसे आते हैं कि शी जिनपिंग जो है, तो उनकी जैसे बातचीत, तो कल जैसे कि जब ये आपस में जब मतलब आमना सामना जब हुआ, तो शी जिनपिंग जो थे वो मुस्कुराते हुए जा रहे थे और इन्होंने दूर से मोदी जी ने और इनको थम्स अप करके और वो किया, आपस में एक तरह से सौहार्दपूर्ण जो है वातावरण पहले तैयार था। दूसरा देखिए ब्रिक्स सम्मेलन से पहले, और ये अच्छी बातचीत है कि मतलब चाइना जो है उन्होंने पहले करके और वो जो पेट्रोलिंग पे जिस तरह की जो अपनी गश्त को लेकर के जो पहले जैसे विवाद था तो उसको सॉर्ट आउट कर लिया, और वो बहुत सालों के बाद में एक तरह से ऐसा हुआ। और मतलब करीब ये मान के चले कि आज का एक तरह से माइलस्टोन होगा, आज की मीटिंग जो होगी माइलस्टोन होगी, तो क्योंकि 5 साल के लद्दाख जो विवाद हुआ था उसके बाद से लेकर के और कोई आपस में इस तरह की द्विपक्षीय मतलब बायलैटरल टाइज नहीं, मतलब बातचीत नहीं हो पाई थी। तो वो 5 साल के बाद करीब करीब जो शी जिनपिंग और मोदी जी की मुलाकात मतलब एक तरह से मतलब द्विपक्षीय जिसको बोलते हैं, तो वो बातचीत हो गया था। दूसरा देखिए जैसे कि ड्रैगन जो है, तो ड्रैगन देखिए आग जो है थोड़ी कम हो गई, क्योंकि आग के लिए ईंधन जो चाहिए होता है, तो ईंधन मतलब पैसा है, तो पैसा जो है जैसे कम पड़ा तो ड्रैगन की जो मुंह से निकलने वाली आग थी वो थोड़ी कम हुई। तो ट्रेड जो अपना है उन चीजों को पिछड़ते हुए देख करके कहीं ना कहीं उसको मतलब चिंता हुई है। और दूसरा देखिए ब्रिक्स सम्मेलन जो है उसकी बातचीत करें, और जैसे उसका थोड़ा कंपैरिजन आपकी तरफ और करना चाहूंगा कि देखिए इसको लेकर के चीजें ये थी कि कहीं ना कहीं जैसे आप क्वाड की बातचीत करते कुछ कहते तो हर सेक्टर पे कहीं ना कहीं चाइना को 2 कदम पीछे हटना पड़ रहा है, तो उससे उसकी चिंता है। उसी को लेकर के ब्रिक्स में अपने समर्थित जो देश है उनको शामिल करने, जैसे कि ईरान है, तो ईरान मतलब एक तरह से कि मतलब ठीक है कह सकते हैं कि हमारे साथ में, लेकिन ईरान को चाइना का भी मतलब पूरे तरीके से सहयोग है, पूरा साथ जैसे कि इस युद्ध में जैसे कि पूरे तरीके देने का काम किया, जबकि हमने इजराइल को भी पूरा ठीक से रखने का काम किया और ईरान को भी, दोनों को एक तरह से शांति समझौते के लिए प्रेरित करने का हमने कार्य किया। तो अभी देखिए सबसे पहले कि ट्रेड की जैसे आपस में जो ट्रेड हमने कुछ कम किया, तो ट्रेड को किस तरीके जैसे दिवाली आगे आने वाली है, तो उस टाइम देखिए बहुत भारी पैमाने पहले से और तो थोड़ी लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति है वो वहां से आया करती थी, वहां की जैसे कि वो लाइट वाली पिक्चर्स जो है वो आया करते थे, तो उसका अभी हमने बहुत कम जैसे कि वहां से हमने इम्पोर्ट किया। और ज्यादातर जैसे मोमबत्ती या जैसे और अन्य जो लाइटें थी उसके बजाय लोगों ने, मतलब मैंने खुद देखा और आपने भी देखा होगा, मिट्टी के बने जो दिए हैं लोकल फॉर वोकल को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के, तो मिट्टी के दियों की खरीदारी ज्यादा हो रही है। लोग कह रहे हैं भाई हम लोग अपने यहाँ की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता की जागरूकता है, तो मैं उनको सलाम करता हूँ। तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं तो जो ट्रेड में पिछड़ रहे तो उसको लेकर के बातचीत होगी। दूसरा आपस में शांति व्यवस्था को लेकर के, और इसके अलावा सबसे मेन चीज है कि ब्रिक्स में कहीं ना कहीं देखो कि मतलब एक तरह से रशिया और इंडिया ये एक तरह से फाउंडर मेंबर्स रहे इसके क्या नाम है ब्रिक्स के, तो इसमें इनको दोनों को एक तरह से कहीं ना कहीं मतलब पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस में लेकर के ही सम्मिलित करने का कार्य कर पाएगा चाइना। लेकिन साथ में ये दोनों देश ये भी देखेंगे कि साथ साथ अगर वो अपनी कंट्रीज को लेके आता है तो कहीं ना कहीं है कि मतलब बेसिक जो उसका जो ताना बाना है वो ना खराब हो, और कहीं ना कहीं चाइना जो है अपने मतलब एजेंडा को लेकर के उसमें खड़ा ना हो जाए। और इसके अलावा देखिए एक चीज और है जो बहुत अहम है कि जैसे ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स देखिए जो कंट्रीज हैं तो इनकी, और जैसे कि पहले क्या था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस चलता था, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये सब जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज होती थी, ये एक तरह से पूरा अपनी पॉलिसी डोमिनेट करती, तो इनको फॉलो करता था, सारी दुनिया इनको फॉलो किया करते थे। और G7 की देखिए जैसे कि अगर जीडीपी की बात करें तो बड़े मतलब कि हंसी का पात्र बनने वाली बातचीत हो जाएगी इसमें उनके खुद के लिए, क्योंकि जिसको लेकर के पूरा डोमिनेंस पूरे दुनिया में मतलब बचाने का काम उन्होंने, उत्पाद बचाने का काम किया था और दादागिरी बचाने का काम किया था। तो उनकी जो इकोनॉमी है वो है 30% G7 की इकोनॉमी, जो कि पूरे मतलब पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं।
और जो ब्रिक्स की जो इकोनॉमी है वो 35.9% है, यानी करीब 36% के आसपास। तो इसको देख करके भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जैसे एक तरह से साथ में ये दिखाने की बातचीत, क्योंकि जैसे हमने तो देखी ऐसे कि स्वार्थपूर्ण तरीके से करके और अपना सिर्फ ट्रेड, और हमने जो यहाँ पर जो स्थापित किया और हमने जो अपनी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ की है, तो उसको बढ़ा करके हमने अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को पहली 3 जो है इकोनॉमीज में लेके आना है। उसको लेकर के हमने क्या किया कि सबके साथ में शांति वार्ता की बातचीत जारी रखी, और एक बैकडोर जो डिप्लोमेसी जो होती है किसी भी तरीके से, जैसे बाई चांस कोई कल को अगर कोई बातचीत अगर ऊपर नीचे होती भी है तो उसको हमने किसी भी तरीके से वार्ता और संवाद का रास्ता बंद नहीं किया। तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं देखिए चीजें, तो सभी चीजों का समावेश करके अगर बोला जाए तो देखिए पुतिन की जो वार्ता थी तो उसके अंदर भी ट्रेड की डिस्कशन थी, ट्रेड को आगे कैसे करें, क्योंकि भारत में इस टाइम पे संभावना बहुत है देने की भी और लेने की भी, यानी कि उनसे हम लेते भी हैं बहुत कुछ और यहाँ से देते भी हैं, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट। उसके अलावा जैसे कि ऐसी जैसे अगर बातचीत जैसे शी जिनपिंग है, तो शी जिनपिंग के साथ में जैसे मैं एक छोटी बताऊं, जैसे कि कैंसर के जैसे जो ड्रग्स होती है, कैंसर की जो दवाइयां हैं वो मतलब बोलने के बोलते हैं कि ठीक है बहुत भारी मतलब तादाद में पैदावार इनकी है सब कुछ और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ है, लेकिन यहाँ से मतलब चाइना में बहुत भारी पैमाने पे और यहाँ की मतलब सप्लाई पूरी नहीं हो पाती। मतलब लोग एक तरह से मतलब एक तरह से कि पूरे साल के एग्रीमेंट करने को तैयार है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में ये हालत है कि उनको जैसे जो ड्रग्स चाहिए तो वो बाहर से हम लोग भी उनको देने का काम करते हैं। तो इसलिए निर्भरता देखिए जैसे चाइना के भी कहीं ना कहीं हम पर है, तो उसी को लेकर के और कहीं बीच का रास्ता निकालने पे, और मतलब जैसे कि एक इंग्लिश में फ्रेज होता है कि यू लव अस और हेट अस बट यू कांट इग्नोर अस, मतलब हमें आप किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, चाहे नफरत करें चाहे प्यार करें। तो वो वाली स्थिति चाइना की, तो चाइना किस तरीके से एक बीच का रास्ता निकाल करके अपने आप को लेकर आगे जाना चाहता है, जो कि चीजें क्या होती है कुछ होती है वो तो देखने को मिलेगी, और उससे पहले अपना जो आगे जो 2 कदम उसने पीछे लिए तो अपने आप में मतलब ये कि अगर जो चाइना बीच का रास्ता निकाल करके अपने आप को आगे लेकर के जाना चाहता है, तो क्या ये माने कि हम थोड़े से चाइना पर विश्वास कर लें, क्योंकि अभी बातचीत हुई तो कई मोर्चों पर चाइना पीछे हटा है, लेकिन जब पीछे हटता है तो वो छलांग भी लगाता है, तो ये माना जाए कि बीच के रास्ता लेकर के चल रहा है तो छलांग नहीं लगाएगा। देखिए मतलब ट्रस्ट जो डेफिशिएंट जो चीजें हैं, जैसे आपने पूछा बेहतरीन प्रश्न किया, तो देखिए ट्रस्ट तो देखिए मतलब किसी भी तरह का विश्वास तो चाइना पे हम लोग नहीं करते, और वो मोदी जी जो है इस मामले में मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन प्रधानमंत्री नहीं हो सकता उसे, क्योंकि पिछले 10 साल में जितनी ग्रोथ और जिस तरीके से कूटनीतिक रिश्तों को लेके बोले, ट्रेड को लेके बोले, या हमारा वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब हमने कुछ आदि मतलब देखने को मिलता है बाहर में, मतलब मेरे बहुत सारे परिचित रहते हैं, तो उनसे मेरी जब बातचीत होती है तो पहले उनको मतलब अपने आप में मतलब पहले से बहुत मतलब महसूस होता है इस तरीके से कि जिस तरीके से पहले हमें मतलब 2वीं दर्जे का मतलब एक तरह से डिस्कार्डेड, यानी कि मतलब कि कूड़ा करकट की तरह जैसे कि पीछे जैसे कुछ चीजें जैसे होती थी, मतलब जो इनकी यहाँ के जो बिजनेस उनको ट्रीट करते थे, तो अब वो उनको पूरा सर माथे बिठाने को तैयार है कि मतलब अपने इस तरीके से कि जैसे कि पहले समझते थे कि छोटे बिजनेसमैन है और इस तरीके से है, तो अब वो व्यापारी जैसे कि हिंदुस्तान के व्यापारी जैसे अब अगर जाता है तो अब उसकी बातचीत अलग तरीके से होती है, मतलब इसमें कोई कंट्रोवर्सी खड़े करने की बातचीत कहीं से कुछ नहीं है। पहले में ट्रेड में फर्क पड़ा है, 5वें नंबर की इकोनॉमी अगर बनी तो मतलब सर मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे केनिया है, तो केनिया में चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत भारी था, और वहां पर मान के चलें कि चाइनीज गवर्नमेंट का मतलब जैसे एक तरह से इतना ज्यादा हस्तक्षेप होता था कि वहां के जो सिटीजन थे वो परेशान हो करते। तो मेरे एक मित्र थे किसी बड़ी कंपनी के अंदर सीईओ थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि कभी कभी जैसे कि इनके अगर किसी चाइनीज अगर उसके साथ में और यहाँ के किसी के साथ को झड़प आती है, तो ये इकट्ठे 100-200 इकट्ठे आकर के और मतलब होकर के दादागिरी करने का कार्य करता है। तो उसी को लेकर के भी, और जैसे कहें तो अब ये जैसे क्योंकि जैसे कि वो सूद और महाजन की तरह बिहेव करता है, उस चीज की बड़ी गड़बड़ी और वो सब की। और दोस्तों देखे जैसे मैं आपको मतलब कि खुद का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अभी दिल्ली में 2 दिन का वर्ल्ड समिट था जिसमें कई देशों के जैसे प्रतिनिधि आए हुए थे, कई देशों के मतलब राष्ट्राध्यक्ष भी आए थे और एम्बेसडर्स थे, तो उसमें पूरी तरीके से पहले की स्थिति में और अब जैसे था, तो उस वर्ल्ड मतलब समिट के अंदर और जैसे कि लिंडी कैमरॉन थी जो कि हाई कमिश्नर है, एम्बेसडर है ब्रिटिश, तो उन्होंने भी भारत की तारीफ करके और उनको आगे लेने काम करे। उसी तरीके से एक एरिक होलन करके हैं मंत्री हैं उनके नॉर्वे के, तो उन्होंने तो बल्कि सिफारिश की, उन्होंने अपने मतलब स्टेटमेंट था उसमें अपने जो स्पीच में उन्होंने क्लियर बोला कि यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर जो है, परमानेंट सीट जो है वो होनी चाहिए भारत की। अच्छा, तो इस तरीके से पहले से देखिए बहुत सारी मतलब उसमें पीएम मोदी भी रहे हैं समिट में, तो उस तरीके से पहले की चीजों को लेकर के और अब की चीजों को लेकर के वर्ल्ड ऑर्डर जो स्थापित करने का, जैसे कि मतलब जैसे कि ब्रिक्स का जैसे उसमें माने, या जैसे कि और जैसे G20 थी, तो G20 के अंदर जैसे कि अफ्रीकन यूनियन को जो शामिल करने का काम किया, तो पहले क्या था कि हम किसी को फॉलो करते थे, अब दुनिया हमें फॉलो करती है, दुनिया के साथ हम लोग लेके चलते हैं चीजों को लेकर के, और हमारी जो ट्रेड व्यवस्था है वो इस तरीके से हमने ताना बना किया है कि हम लोगों को इग्नोर करना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सब जगह हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। जी
हमारे साथ थे एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, अनूप स्वरूप जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय आप विदेश में हैं और वहां से ही हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं आप, इसके लिए एक बार आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सवाल की शुरुआत हम करते जी, सवालों की शुरुआत करें हम अनूप स्वरूप जी। जी नमस्कार जी नमस्कार और आपके श्रोताओं को। जी अनूप स्वरूप जी, सवाल यहाँ पर यह है कि बैठक होने वाली है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच। बात विश्वास को लेकर है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय दिनेश सिंह जी भी कह रहे थे, अतुल जी भी कह रहे थे कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह से इसे हैंडल करना है। लेकिन बातचीत होगी, बातचीत होगी, कुछ मुद्दे आएंगे। वो मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं और क्या ये जरूरी है कि जो मुद्दे जिन पर सहमति बनेगी उस पर वो खरा उतरेगा? क्योंकि आज तक की स्थिति यही रही है कि समझौते हुए हैं और जो उसके पक्ष में समझौते हुए हैं उसका तो उसने अक्षरशः पालन किया है, लेकिन जिससे अगर जो भारत को लाभ हो रहा है उसका उसने कभी पालन नहीं किया है। जी आपकी बात बिल्कुल सरासर मैं सहमत हूँ। और जहाँ तक चीन का सवाल है, शी जिन का सवाल है, हम लोगों को बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहें या 1999 की जो ट्रीटी है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की, तो गलवान में जो हादसा हुआ उसके पहले वाली जो यथास्थिति थी, अगर वहां पर चीन आ जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि भारत को कोई भी संकोच होना चाहिए चीन के साथ समझौता करने में। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आगे बढ़ना है और ब्रिक्स को अगर देखें तो ये एक अल्टरनेट व्यवस्था है। देखा जाए तो G7 जो समूह है देशों का, उनके अलावा जो व्यवस्था है उसमें भारत को एक आवाज और एक अलग पहचान मिल सकती है। और मैं आपसे सहमत हूँ कि जहाँ तक चीन का सवाल है हम लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है। लेकिन अगर शी जिन तैयार हैं, गलवान के पहले की जो यथास्थिति थी हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर्स में, तो हम लोगों को कोई हिचक या कोई संकोच नहीं होना चाहिए हाथ आगे बढ़ाने में। जी मेरा ये सोचना है। जी एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कई देश आतुर हैं ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, इस संगठन में शामिल होने के लिए, और करीब करीब 34 देश हैं जो आतुर हैं कि हम ब्रिक्स में शामिल हो जाएं। 36 जी चलिए, हमें 34 की ही जानकारी थी लेकिन आप 36 बता रए हैं। अच्छी बात है, आपने दुरुस्त कर दिया। सऊदी अरेबिया भी करीब करीब देखिए, आप ये सोचिए कि जो देश है ये 33% है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर पीपी परचेज पावर पैरिटी से देखें तो, और इनके पास 100 बिलियन के रिजर्व करेंसी पूल है और साथ ही साथ एक नया बैंक बनाने की बात 2014 से चल रही है। तो डेवलपमेंट बैंक अगर होता है, एक करेंसी रिजर्व पूल होता है और करीबन ये देखेंगे सऊदी अरेबिया अगर जुड़ जाता है तो और भी अधिक इनमें क्षमता आ जाएगी इन देशों में, ब्रिक्स के समूह में 36 देशों में, जो कि एक अल्टरनेट व्यवस्था जहाँ तक कि इकोनॉमिक्स का सवाल है तो एक बहुत जरूरी है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था रहे विश्व में। तो उस दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि शी जिन अगर हाथ बढ़ाते हैं तो हम लोगों को समझौता कर लेना चाहिए और इसमें हमारा नुकसान तो कुछ नहीं है। बिल्कुल जी, जितना नुकसान तो पहले कर चुका है वो कर चुका है। अब सवाल ये है कि वो अलग बात है। जी लेकिन वो वापस हटेगा। देखिए, अगर गलवान के पूर्व वाली जो स्थिति थी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की जो ट्रीटी थी 1999 की, तो अगर वहां पर अगर उस स्थिति पर आता है तो फिर उसमें हम लोग कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। जी सवाल हमारा ये है कि इन 34 देशों में चीन जो है वो काफी आतुर है अपने हितैषी देशों जैसे कि पाकिस्तान है हुआ और इस तरह के जो देश हुए, नेपाल हुआ, इन सबको शामिल करने के लिए ये आतुर दिख रहा है। यानी कि जी तो क्या
चीन की मंशा फलीभूत हो पाएगी ब्रिक्स में, या भारत उस पर अंकुश लगा पाएगा? देखिए, अगर भारत ब्रिक्स में, देखिए जो देखा जाए जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो संस्थापक सदस्य हैं, उसमें भारत, रशिया और चीन, और अगर भारत रहेगा वहां पर तो एक वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी जहां पर भारत अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। और जहां तक शी जिन का सवाल है, उनसे एक ये अल्टरनेट, एक बोलते हैं उसे पैरेलल एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर कि भारत बात कर सकता है, चाहे वो जी बताएं। जी आप कुछ कह रहे थे, आप जारी रखिए। जी नहीं, मैं ये बोल रहा था कि एक वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी जहाँ पर कि भारत है ना उस प्लेटफॉर्म पर शी जिन से या चीन से बात कर सकता है और उनके ऊपर भी एक अंकुश रहेगा। तो मैं ही समझता हूँ ये भारत के हित में रहेगा अगर हम लोग समझौता करें। समझौता ना करने से तो हम लोगों को कोई बहुत विशेष ऐसा नहीं है कि सामरिक दृष्टि से देखें, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से या डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई हम लोगों को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं, वो नहीं मिल रहा है फायदा जिसे बोला जाए। इसलिए अगर समझौता होता है तो वो अच्छा ही है, भारत के हित में ही है। ठीक है जी। अतुल मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने बातचीत की तमाम जी अतुल मिश्रा जी, हम आपके पास आ रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि ट्रेड की भी बात हो रही है चीन के साथ, और हो सकता है इस बैठक में ट्रेड पे भी बात हो, समझौते हों, व्यापार बढ़े, ठीक है। तो इस समय की जो स्थिति है अभी भारत में, तो वीजा पर प्रतिबंध है, इंजीनियर नहीं आ सकते, और साथ ही जो कंपनियां भारत में हैं चीन की, उन पे भी कड़ाई की हुई है सरकार ने। शियोमी कंपनी है, इसकी संपत्ति जब्त कर ली है वित्तीय अनियमितता के मामले में। तमाम कड़ा रुख अपनाया गया है कंपनियों, चीनी कंपनियों पर। अतुल मिश्रा जी, सवाल यहां पर यह है कि ट्रेड बढ़ेगा, यह सब ढिलाई होगी, सीमा पर पीछे हटने की बात होगी, वो हट भी जाएगा कुछ देर के लिए, फिर व्यापार बढ़ेगा और वो पुनः सीमा में प्रवेश कर जाएगा, फिर वहां पर गतिरोध उत्पन्न होगा। इसकी संभावनाएं तो है ना सर? देखिए कुशवाहा जी, एक बात आपको हम बताएं जी कि चाइना इस तरीके, चाइना के बारे में आज से नहीं पहले से हिंदुस्तान इस चीज को जानता रहा। कहने को है हिंदू चीनी भाई भाई, लेकिन कुछ इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं जो इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ में एक बात और है, पहले की सरकार और अब की सरकार में ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस। ये सरकार निर्णय लेने में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में सक्षम है। ये किसी प्रकार का निर्णय ले सकती है। इस चीज को चाइना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और चाइना को हर जगह भारत ने कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है। आप चाहे कहीं पर भी देख के चलिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर देख के चलिए, चाहे किसी क्षेत्र में, वहां पर आज आपने भी एक बात कही कि यहाँ की सरकार जो है शक्ति के साथ इनकी कंपनियों से निपट रही है। क्या कारण है निपट रही है? कुछ तो कारण रहा होगा ना। और चाइना से कितनी कंपनियों ने अपने बुरिया बिस्तर को बांधकर भारत में आने की चेष्टा की और यहाँ पर आए भी, उनका स्वागत किया गया। तो ऐसे ही नहीं मोदी जी कहते कि मैं 5वीं आर्थिक शक्ति से तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाऊंगा। उसके पीछे कुछ कारण है। इनके जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग जी, उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन आप डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर होने में, लोकतंत्र की सरकार होने में, दोनों में बहुत अंतर है कुशवाहा जी। लोकतंत्र के अधिकार में आपके साथ में 1 अरब 40 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, और डिक्टेटरशिप में आपकी पार्टी डिक्टेट कर रही है और वहां की जनता ना चाहते हुए भी आपके साथ में जुड़ी हुई है। दोनों बातों में अंतर है। यहां पर जब चुनाव होता है तो जनता जाकर वोट देती है, वहां पर चुनाव होता है तो जिनपिंग कहते हैं भाई हमारे हिसाब से सिस्टम को चलना चाहिए, तो उस सिस्टम को वो चलाते तो अपने देश में, लेकिन भारत में वो नहीं चला पाएंगे, चाहे वो कितनी कोशिश कर लें। सीमा
से हटना, एलओसी से हटना, इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हमेशा इस बात को लेकर चलते थे, ओवैसी जी हमेशा इस बात को लेकर चलते थे। अब क्या लेकर चलोगे भाई तुम? अब तो कोई मुद्दा नहीं रहा ना। तो जो देश का प्रधानमंत्री इतना दिमाग रखता हो कि अपने प्रतिपक्ष के नेता को भी संभालता हो, अपने देश के नेताओं को भी संभालता हो, तो जिनपिंग उनके आगे कुछ नहीं है। मैं कुशवाहा जी चीज को ऑन एयर इस बात को कह रहा हूं। वो धोखा देना चाहेंगे, उनकी आर्थिक शक्ति को चोट पहुंचाई जाएगी, उनकी जीडीपी को गिराया गया, उनकी जीडीपी को और गिराया जाएगा। वहां की जनता रिवोल्ट कर देगी, विद्रोह कर देगी। आज अमेरिका ने क्यों कहा कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन हो रहा है उसको हम किसी भी खतरे के रूप में नहीं देखते? क्या कारण है, क्यों कह रहा है? उसको भी मालूम है कि इसमें जो जो देश जुड़े हैं उसमें भारतवर्ष भी जुड़ा है और जो एक सक्षम देश है। अभी बात आई थी 34 देश की और 36 देश की। कुशवाहा जी आपने 34 देश बताया है, लेकिन जो हमारे विदेश मामलों के जानकार उन्होंने 36 देश बताया। अभी जो है आपको लाओस और बेलारूस 2 देश ऐसे हैं जिन पर किसी प्रकार से अगर वो आना भी चाहेंगे तो उनको लेने की प्रक्रिया के बारे में सारे देश मिलकर जो ब्रिक्स के अभी हैं वो सोचेंगे। तो उन्होंने अपने उसको सोच रखा है, लेकिन जो इस समय 34 देश है उनके बारे में सोचा जा रहा है। 2 देशों के बारे में जो बेलारूस है और लाओस है उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और जो हमारे विदेशों के जानकार है उनकी भी बात सही है, लेकिन इन 2 देशों के बारे में भी इस चीज को नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, चाइना किस बात पर नहीं ठेगा? उसके बगल में ताइवान है, उसका तो कुछ नहीं कर पा रहा है। ताइवान के साथ में बहुत कुछ को करने, समुद्री जहाज उन्होंने उतार दिया, सब कुछ उतार परेशान। पहले उसको देख ले, उसके बाद में हमारे भारतवर्ष को देखने की चेष्टा करें। कुशवाहा जी। जी जी बिल्कुल। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। दिनेश सिंह जी, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। चीन के साथ बातचीत हो रही है। चीन के साथ अगर जो ट्रेड किया जाए तो इसमें मदद मिलेगी या हानि? देखिए, सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो देखिए कुशवाहा जी, जैसे आपने अपना कहीं पे एक सम्मेलन किया और उसमें आपके झंडे के नीचे अगर 100 लोग अगर आते हैं तो वो अपनी जय जय नहीं, आपकी जय जय करके ही जाएंगे। तो सीधी सरल भाषा में तो बातचीत ये हुई है। देखिए, दूसरा उसके अलावा अगर जैसे बातचीत करें तो देखिए, चाइना जो है उसको घुटनों के बल ही एक तरह से आना पड़ा है, और उसको आने का रीजन जो है वो भी आपको बताता हूँ सारी चीजें। कि जैसे ये मान के चले टेलीकॉम सेक्टर है, उसमें एक तरह से पूरा एक तरह से वर्ल्ड में और इसका पूरा आधिपत्य अगर बोले तो मतलब गलत नहीं होगा, क्योंकि टेलीकॉम जितनी कंपनी, जितनी बड़ी कंपनी है, मतलब मेजर जायंट जो है वो उनका कहीं ना कहीं लेन देन चाइना से होता है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात को बोलें, चाहे टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर की बातचीत करें, चाहे उसमें कि डे टू डे वर्किंग जैसे उसको लेके बातचीत करें, तो उसमें हम लोग जैसे उनको इग्नोर, जैसे हमें इग्नोर नहीं किया था उस तरीके से उन चीजों में उनको भी इग्नोर करना बड़ा भारी काम था किसी टाइम पे। अब लेकिन मतलब की टक्कर देने के लिए भारत सामने आ गया। तो टेलीकॉम जैसे इंडस्ट्री, जैसे आपने कंपनी, एक दो कंपनी, मैं किसी कंपनी के नाम नहीं लेना चाहता, मतलब कंपनी तो 20 है और हर सेक्टर में देखिए इनकी प्रेजेंस है। ड्रैगन की प्रेजेंस हमारे हिंदुस्तान में, ये मान के चलने के बीच में काफी ओवरलैप मचा था, आपकी भी जानकारी में होगा। कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जैसे कि किसी ने की बैकडोर से, यानी कि जैसे यहाँ की कोई अनिल शर्मा कंपनी है उसके साथ मिल करके इन्होंने करार करके और उसके साथ मतलब कि जेवी करके और यहाँ किसी बड़े प्रोजेक्ट को उठा लिया। बाद में जब शोर मचा कुछ मचा तो, लेकिन वो चीजें ठीक है, करार में है चीजें वो पूरी करनी पड़ेगी, इन चीजों को लेकर के किया गया। दूसरा क्या है कि देखिए, जैसे ड्रैगन पे भरोसा नहीं करते, जब जैसे कि अगर अमेरिका की कोई कंपनी होगी, जापान की कंपनी होगी, जैसे मित्सुबिशी का बातचीत करें, नाम लेने कोई बुरा यूज नहीं है, या फिलिप्स की बातचीत करें, तो वो क्या है कि अपने तरीके से ठीक है अपने उत्पाद को यहाँ पर बेच करके और अपने तरीके से काम करने का काम कर रहे हैं। चाइनीज कंपनी का जैसे बीच में देखिए कुछ खबरें हैं, जो हो सकता है कुछ कंपनी उसमें ठीक भी हो, लेकिन कुछ कंपनीज का ये है कि स्पाईवेयर उसमें हुआ करता है, जासूसी करने का कार्य करते थे, और कुछ फौजी जो डेटा था वो लीक हुआ, और कुछ जैसे फौजियों के पास जो फोन थे उससे डेटा लीक होने काम हुआ, और कुछ जगह जैसे सीसीटीवी है उनके थ्रू जो है वो मतलब ये बताया गया कि कहीं ना कहीं जो है उनकी बात में लाइव फीड मिलती है। तो उसी को लेकर के बाद में रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाने का कार्य किया गया। तो इन्होंने फिर ये काम क्या किया कि जैसे यहाँ की जो टेलीकॉम कंपनी होती थी, या जैसे कि और कहीं की विदेश की कोई कंपनी है, उसको यहाँ पर स्थापित कर गए, और उसमें कहीं ना कहीं एक जो है बैकडोर से एंट्री, उसमें कुछ एक परसेंटेज जो है उसमें शेयर होल्डिंग लेकर के और उसी के थ्रू अपना एजेंडा जो है चला, मतलब पैसा सारे जैसे चाइनीज, लेकिन उन कंपनीज को डमी के तौर पर एक तरह से खड़ा कर रही है। लेकिन मतलब भारत सरकार जो है बहुत
पहले से देखिए मतलब आंख खोल के और आंख में आंख डाल के जैसे बच्चे जो किया, तो वो जैसे मान के चले कि उसके बाद में चीजें इनको ये सब चीजें मतलब पूरी स्क्रूटनी और पूरा जब लेंस लगा के देख गया और इन्वेस्टिगेशन वगैरह में चीजें जो साबित हुई, तो उसमें उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कुछ, जैसे कि कुछ चीजों पे क्या है, जैसे कि मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर हो गया और कुछ चीजें हो गई, तो इस तरह के जो टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गए कुछ हो गए, तो उनपे क्या होता है कहीं ना कहीं कुछ सरकारी संस्थाएं हैं जो कि उनको मतलब एक तरह से मतलब आगे जैसे कि उनसे जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तो आगे उसके बाद में ट्रेड या कहीं पर कोई किसी भी चीज में टेंडर पार्टिसिपेशन या किसी चीज में नहीं जा सकते। तो उसी को लेकर के भी जैसे इन पे रेस्ट्रिक्शन हुई और उसमें जैसे उनकी चीज आगे नहीं बढ़ पाई, तो उससे भी खलबली बची। तो जिनपिंग जो है उनकी देखिए कहीं ना कहीं ये भी वार्ता में ये भी अहम चीज रहेगी कि टेलीकॉम कंपनीज में जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है या जैसे अन्य कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन पर रेस्ट्रिक्शन को लगाई गई है या जैसे और जो कोई इक्विपमेंट्स हैं उनको जैसे यहाँ पर आने में जो पाबंदियां हैं उनको हटाने काम करें हम लोग, आपकी सभी मतलब की उनकी तरफ से हो सकता है आ जाए और होता है मतलब कहीं की जैसे आप बोले वैसे या फिर कह सकते हैं जैसे आपकी मतलब की हिंदुस्तान की जो उसमें टर्म्स कंडीशन होगी कि मतलब कोई टेस्टिंग अगर लैब हो तो उसमें वहां पर उनकी गुणवत्ता को टेस्ट करना या जैसे कि उसकी पूरे तरीके से उसकी एक एक चीज को चेक करना, वो चाहे तो वो भी करने को तैयार है। तो उसी तरीके से चीजें कि कहीं ना कहीं जो भी चीजें होंगी कुछ होंगी, लेकिन अगेन जैसे भारत जो है भारत की प्रभुसत्ता बढ़ती जाएगी और तीसरी क्या मतलब मुझे लगता है कि पहली दो इकोनॉमी भी हम लोग जल्दी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए जैसे कहीं ना कहीं चीज जैसे किसी न किसी जगह से मतलब चल रहा है कि सरकार को घेरने का काम करने का या कुछ करने का, तो मैं सबसे गुजारिश यही करूंगा कि जैसे अन्य जो प्रतिपक्ष की पार्टीज हैं तो उसमें देखिए राजनीति सब करें, लेकिन देश जब आगे जा रहा है तो उसमें मतलब है कि आगे जाने को उसमें रोकने वाला गतिरोध लगाने का या स्पीड ब्रेकर लगाने का काम करना ठीक नहीं है। कोई अडानी अंबानी का नाम लेकर के आप अगर पहुंचते हैं तो जेफ बेजोस को लेके बोले, बिल गेट्स को लेके बोले, मार्क जुकरबर्ग है उनके तो आप मतलब जो पीछे जो है उनकी तारीफ करते घूमते हैं। तो हमारे देश के लोग हैं अगर पैसे यहाँ पर कमाएंगे तो लगाएंगे यहीं पे और अपने तरीके से आप सपोर्ट सभी को करें, मतलब भारतीय उद्यमी होते के नाते सपोर्ट करें, बाकी और चीजों जिसपे गिर ना गिरे। अब जैसे राहुल गांधी कुछ चीजों पर बोलते हैं, नाम लेके इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इनकी तारीफ करने की बात बता रहा हूँ कि जैसे अभी जो जैसे कि जो चीजें जैसे कि अब कश्मीर में जैसे कि हमला हुआ तो उसको लेकर के और पाकिस्तान के साथ जैसे हुई तो उसमें उन्होंने बोला था क्लियर तरीके से कि हाँ हम लोग सरकार के साथ में, सरकार जैसे चाहेगी उस तरह के निर्णय लेगी तो हम सरकार के साथ में है। तो अच्छी बात है, इस तरीके से पहल करनी चाहिए। राजनीति की जगह है वो अपना डोमेस्टिक अपनी चीजें उनको अपना लेके चले, लेकिन जहां पर देश आगे जाएगा, देश में इकोनॉमी बढ़ने की जैसे बातचीत आएगी और देश में मतलब कि जैसे रुपया जब बढ़ेगा तो रुपया यहीं के लोगों के काम आएगा, कोई आकर के उसको कोई पीटर या माइकल खर्च नहीं करेगा उसको जाकर के। उस तरीके से वो है कि सभी चीजों को लेकर के सभी का समावेश जो है वो ये है कुशवाहा जी कि पूरे तरीके से जो चीजें रहेंगी हम लोग अभी अग्रणी हैं, विश्व गुरु बनने की राह में है, अपने तरीके से हमारा एजेंडा बिल्कुल सटीक चल रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। हमने डिप्लोमेसी, पॉलिटी इनका और फॉरेन जो नीति जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर के बोले बोले, तो उन सभी को लेकर के हमने पूरे तरीके से और पूरा जो है अपना कब्जा सब क्यों जुड़ा हुआ है और ना काऊ से दोस्ती ना किसी से बैर, उसके साथ साथ एक कदम उससे आगे बढ़ के किसी से दोस्ती ना किसी से बैर उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बेहतरीन तरीके से साबित होगी चीजें और भारत जो है अपने आप में जैसे कि पहले से जिस तरीके से ट्रेड जो है अपना पूरा फैला रखा है तो आगे से बढ़ेगा, तो उसी में सहयोग सबको करना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है और पूरा देश है उसी में भलाई। जी कुछ चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो हम जरूर इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और अपने ज्ञान गंगा से हमारे दर्शकों को तृप्त करने के लिए। तो कजान में महामुलाकात, एक मुलाकात हो गई, दूसरी मुलाकात अभी बाकी है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ ट्रेड पे समझौता होगा, जो भी समझौते होंगे और उस पर भारत को आगे बढ़ना ही होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।